स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाई विकास में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 6 जून का शिफ्ट 2 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी बेसिक्स है, इसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेन प्रपोर्शन पूछा है हमसे। तो मेन प्रपोर्शन ये हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है और ये मैंने आपको काफ़ी बार रिवाइज करवा दिया कि मेन प्रपोर्शन यानी b बराबर होता है रूट अंडर AC। ठीक है, हमें निकालना है 0.06 और 6 का मेन प्रपोर्शन। तो a की जगह हम लिख देंगे 0.06 और c की जगह लिख देंगे हम 6। अंडर रूट होता है ये। तो अगर हम इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये डेसिमल जब हटाएंगे तो 6 बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो दिया हमने। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 10 है तो 10 का स्क्वायर रूट हो 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10। तो ये आ जाएगा 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही जवाब होगा। सिंप्लीफाई करना है, एक बेसिक सा दिया हुआ है, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 30 और 3, यानी कि ये हो गया 33। ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई, यानी इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 132। आगे में है 66 माइनस और बाद में है प्लस का 40। ठीक है, तो हम एडिशन कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो प्लस का 66 और प्लस का 40, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 106 और माइनस का 132 है। अब 106 में से 132 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 26। 132 बड़ा है, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो 26 के आगे भी नेगेटिव का साइन देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 40। 10 ऑब्जर्वेशन है, कोई होंगे उन अलग अलग ऑब्जर्वेशन, जब उनका एवरेज निकाला गया ना तो 40 आया, तो उनका सम क्या होगा। हमें पता है सम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, और एवरेज सबका कितना है 40। तो सबका टोटल सम आ गया 400। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज रियलाइज दैट लेटर एन ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 34 इन प्लेस ऑफ 43। मतलब जो 10 ऑब्जर्वेशन थे ना, उनमें क्या है कि एक 43 भी था, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, जब हम इसका एवरेज निकाल रहे थे, तो हमने गलती से इस 43 को 34 समझ लिया। ठीक है, तो जब हमने 34 लेकर किया ना तो हमारा टोटल आ रहा था 400, लेकिन जब 43 करेंगे तो कितना हमारा टोटल बढ़ जाएगा, हमारा टोटल बढ़ जाएगा 9 से, यानी टोटल कितना हो जाएगा 409। क्योंकि 34 लिया है हमने, पर एक्चुअल वैल्यू तो 43 है, तो हमारा 9 बढ़ जाएगा तो 409 हो गया। 10 टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे तो 40.9, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसको ऐसे करें, या फिर इसको करने का आसान जो तरीका है कि 43 लेना था, गलती से हमने ले लिया 34। कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस आया 9 का। तो 9 बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमने एक्चुअल ऑब्जर्व करते टाइम कम वैल्यू ली है, तो जब आप सही लेंगे तो बढ़ेगी। तो +9 लिख देता हूँ। ये +9 10 लोगों में डिवाइड करना है हमको इक्वली। तो क्या हो जाएगा 0.9 इंडिविजुअल को मिलेगा। पहले से उनका ऑब्जर्वेशन था 40, अब उसमें 0.9 और बढ़ जाएगा, तो जो नया एवरेज आएगा वो आएगा 40.9। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ग्राम, मतलब चने का मार्केट प्राइस, चना और मटर, अच्छा 2 चीज दिया हुआ है। एमपी का रेशियो दिया हुआ है 2:5। किसका, एक है चना और दूसरा है मटर। एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी दिया हुआ है 4:3, चना का 4 और मटर का 3। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्राम टू पी। आसान सा क्वेश्चन है, इसको बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। बट एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि चने का जो है ना प्रति किलो 2 रुपये दाम है। 1 किलो चना जो है 2 रुपये में मिलता है, क्योंकि उसका अनुपात 2 दिया हुआ है, तो 2 रुपये प्रति किलो चना का वैल्यू है। अब मटर जो है वो 5 रुपये प्रति किलो है, क्योंकि उसका अनुपात 5 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि 4 किलो चना वो
परिवार खा लेता है। तो 2 रुपए के हिसाब से 4 किलो का कितना वैल्यू हो जाएगा, 8, और 5 रुपए के हिसाब से 3 किलो मटर खा रहे हैं तो कितना वैल्यू हो गया, 15। इसका मतलब है 8:15। यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 होल नंबर्स इज, ठीक है, पहली 13 होल नंबर्स का, पूर्ण संख्याओं का हमें एवरेज बताना है। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उनका सम करने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे चलते जाते हैं। होल नंबर्स क्या है ना, होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, 0 1 2 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि होल नंबर में एक 0 आता है और बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस ये 0 का ही फर्क है। तो जब हम 13 पहली होल नंबर्स लेंगे तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 2। तो इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। तो ये 13 होल नंबर्स हो गए। अगर हमें नेचुरल नंबर लेना पड़ता तो 1 से हम 13 तक जाते हैं, 13 नेचुरल नंबर्स के लिए, लेकिन हमें होल नंबर चाहिए तो 0 से 12 तक जाएंगे। तो 0 का तो ऐड हम करेंगे नहीं, ऐड करना है हमको 1 से 12। तो 1 से लेकर 12 तक का ऐड क्या हो जाएगा, सम्मेशन क्या हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 12 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 बार में कट गया तो 13 6 78। तो ये 12, 1 से लेकर 12 नेचुरल नंबर्स का जो योग है वो 78 है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 से लेकर 12 यानी टोटल पूर्ण संख्या है, होल नंबर, उनका सम आएगा 78। और टोटल कितने हैं, ये 13 है। तो हम एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आशीष हैज 1218 विथ हिम। उसके पास 1218 रुपए हैं। ही डिवाइड्स इट्स अमंग्स हिज सन। अपने सन में बांटता है ये। अरुण, महेश, 2 बच्चे हैं अरुण और महेश, उनमें बांट देता है। आस्क देम टू इन्वेस्ट इट एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इट वॉज सीन दैट अरुण एंड महेश गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 11 and 12 years रेस्पेक्टिवली। हाउ मच डीड आशीष गिव टू महेश। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का काफ़ी अच्छा सवाल है। अब तक हम जितने भी शिफ्ट में देख रहे थे ना, ज़्यादातर एसआई पे बेस्ड क्वेश्चन थे और बहुत आसान क्वेश्चन थे। और इससे ज़्यादा अगर हम देख रहे थे तो हमें क्या दिख रहा था कि सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ था या डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो भी 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए तो बहुत आसान होता है, फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो वो 2 साल के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या कह रहा है कि 1218 रुपए है, अरुण और महेश में उसने डिवाइड कर दिए, इक्वल इक्वल नहीं किए हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल डिवाइड अगर करता ना तो 10%, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम अलग अलग है, 11 साल और 12 साल। तो जब टाइम अलग है तो दोनों को अलग अलग पैसा मिलना चाहिए ना। अगर दोनों का अमाउंट सेम होता, प्रिंसिपल सेम होता, तो अलग अलग पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेम अमाउंट, तो अमाउंट सेम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक को ज़्यादा मिला है, एक को कम मिला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर t। ठीक है, जहाँ पे p क्या है, प्रिंसिपल है, r हमारा रेट है, t टाइम है और a जो है अमाउंट को दर्शाता है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करते हैं, क्या बोल रहा है कि दोनों का अमाउंट सेम है। तो हम मान लेते हैं ना कि अरुण को a रुपया मिला है और महेश को m रुपये मिले। ठीक है, अरुण को a रुपया मिला, महेश को m रुपये मिले। दोनों कितने देर के, दोनों जो लगा रहे हैं उनका ब्याज कितना है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम अरुण का निकालें, अरुण का अमाउंट। ठीक है, ये मैं लिख के कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब स्टेप को अवॉइड करना है। डायरेक्टली आप मतलब जो सॉल्व करेंगे उस पर जाएंगे। तो अरुण का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अरुण का हो गया a,
1 प्लस आर की वैल्यू हो गई 10/100 और टाइम कितना अरुण का 11 साल। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट कर दिया तो ये आ जाएगा 11/10, एलसीएम लेकर सॉल्व किया, इसका पावर 10। उसी तरीके से हम निकालेंगे महेश का अमाउंट, तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बस उसका प्रिंसिपल जो है वो m हो गया है, बाकी रेट तो सेम है और टाइम जो है वो 12 साल है, तो यानी ये हो जाएगा m 11/10 का पावर 12। और बोल रहा है दोनों के केस में ये जो अमाउंट है ये सेम है, यानी a 11/10 का पावर 11 ये बराबर m 11/10 का पावर 12। ठीक है यहाँ तक। तो हमें एग्जाम में डायरेक्ट यही स्टेप पे जाना है, इस स्टेप पे। इतना ये जो लिखा है ना ये सब लिखेंगे नहीं हम। तो ये क्या 11 बार है और ये 12 बार है, तो कट गया, सिर्फ एक बार बचेगा। तो a/m मिल जाएगा हमें 11/10। ठीक है। और हमें पता है कि अरुण और महेश दोनों का मिला के कितना अमाउंट है, वो अमाउंट है 1218 रुपये जो आशीष के पास था, यानी 1218 रुपये टोटल वैल्यू है। टोटल यहाँ से कितना निकल रहा है, 11 और 10 21, यानी 21 की ये वैल्यू है। हमसे पूछ क्या रहा है, महेश का पूछ रहा है। महेश का अमाउंट है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो महेश का निकल जाएगा हमें। तो अगर हम इसको जरा सॉल्व करें तो 21 बचे 105 और 21 छक्के हो जाएगा हमारा 126, तो 5 बार में ले जाते हैं 105, बचेगा कितना यहाँ से 16 और 8, तो 8 बार में चला गया, यानी 580। महेश को 580 रुपये मिले, बाकी बचे हुए आशीष को मिले होंगे, सॉरी अरुण को मिले होंगे, दूसरा बेटा, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब हो गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 मिनट्स। कोई एक पाइप है, उसको ए मान लेते हैं, ये 9 मिनट में टंकी को भर देता है। वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 90 मिनट्स। ठीक है, एक दूसरा पाइप है, उसको बी ये फिल करता है, तो उसको माइनस लिख देते हैं, 90 मिनट्स में खाली कर देता है। इफ बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर, कितने देर में हाफ ऑफ द टंकी भर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लिया 90, इफिशियंसी निकाल ली 10, इसकी आ जाएगी 1। दोनों को साथ में काम करवा रहे हैं तो ये माइनस में है, 10 में से 1 गया 9, यानी a प्लस बी की एक साथ की एफिशिएंसी आ गई 9। काम कितना करना है, 90 नहीं, 90 का आधा काम करना है, आधी ही टंकी भरनी है, यानी 45 काम करना है 9 की रफ्तार से, तो 5 मिनट लगेंगे, यानी ऑप्शन ए जो होगा 1 नंबर वो सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेंडर बॉट 6 लेमन्स एट ₹1, हाउ मेनी लेमन्स ही मस्ट सेल टू गेन 100%। ठीक है, ये अब बहुत बार ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता ही है। 6 लेमन खरीद के लाते 1 रुपये में, तो 1 लेमन का प्राइस हो गया 1/6, उसको 100% गेन में बेचना है। 100% गेन का मतलब क्या हो गया कि उसको इसके डबल दाम में बेचना पड़ेगा। तो 1/6 का अगर हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है यहाँ तक। तो मतलब ये तो आसान है कि 6 रुपये में 6 नींबू खरीद के ला रहे हैं 1 रुपये में, 100% का लाभ चाहिए, तो हम 3 ही नींबू बेच देंगे 1 रुपये में, तो हमें 100% का लाभ हो जाएगा। ये तो कुछ करना था नहीं, ऑप्शन ए सही जवाब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 18 ईयर्स मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। After 5 years, 4 times the father's age will be 8 years less than 14 times the son's age. The difference between present age of father and his son. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है ना वैसे वैसे हम पढ़ेंगे और ये 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फादर की एज को, प्रेजेंट एज को f मान लेते हैं, सन की प्रेजेंट एज को s मान लेते हैं। ठीक है, x y कुछ भी मान सकते हैं, अपने ऊपर है। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज, मतलब दोनों का, फादर और सन का जब सम करते हैं ना तो इज 18 ईयर्स मोर, मतलब ये बराबर आ रहा है 18 साल ज़्यादा, ज़्यादा के लिए प्लस किया, 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट एज सन का कितना है 4 s, तो उसका 4 गुना यानी 4s। ठीक है यहाँ तक। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4s को इधर लाएंगे तो एक s में से 4s माइनस हो जाएगा तो 3s बचेगा, बराबर 18। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अब आगे देखते हैं क्या बोला, आफ्टर 5 years 4 टाइम्स द फादर्स एज। अच्छा,
5 साल के बाद क्या होगा, अभी फादर की एज f है तो 5 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी f+5 और सन की एज हो जाएगी s+5, दोनों में 5वां साल ऐड हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स द फादर एज, फादर की एज अभी कितना हो गया, f+5 हो गया, इसका 4 गुना, विल बी 8 ईयर्स लेस देन, ये बराबर होगा 14 टाइम्स सन एज, मतलब सन का जो एज है s+5, इसके 14 गुना जब करेंगे ना उसमें 8 कम रहेगा, ये बोल रहा है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 4s, ये 5 है, 5 × 4 करेंगे तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 14s + 14 × 5 = 70 - 8, ठीक है। 4f, ये 14s को इधर लेके आते हैं तो माइनस का 14s हो गया, ये 70 में से 8 जाएगा 62, और ये 20 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 20 हो जाएगा, 62 में से 20 माइनस किया तो 42, ठीक है। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2f - 7s = 21, ठीक है यहाँ तक। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको सॉल्व करके f और s चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2f - 2s = 18 दूना 36, 2s नहीं होगा, वहाँ पर 3s ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 6s, ठीक है। ये 2f - 7s = 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये कट गया, 7s में से 6s गया तो खाली s बचा, और 36 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो 15, तो सन की एज तो हमें मिल गई। तो s की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें फादर की एज मिल जाएगी, मैं इसमें ही करता हूँ पुट। तो यहाँ पे जब s की जगह 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है, तो 45 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63। हमसे दोनों के एज का डिफरेंस पूछ रहा है, 63 फादर की एज है, सन की एज है 15, जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 5852 है, ठीक है। मैंने बताया है कि जो सॉलिड सिलेंडर होता है ना, उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बताया, वो होता है πr²h, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका रेडियस फाइंड आउट कर देते हैं। πr²h, इसकी वैल्यू दी हुई है 5852, यहाँ पर हम पाई की जगह पुट करते हैं 22/7, r² को ऐसे ही छोड़ देते हैं, h की वैल्यू 38 दी हुई है, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। 11 से काट देते हैं, 11 से 2 बार में, 11 × 5 = 55, 3 बचा 33, 2 बार में, ठीक है। फिर ये 2 यहाँ का और यहाँ का 2, 19 × 2, तो मैं 2 × 2 4 से डायरेक्टली काट रहा हूँ, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ठीक है यहाँ तक। अब ये 19 से हमें पता है 7 बार में कट गया। अब r² बराबर क्या होगा, ये 7 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होकर, तो 7 × 7 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू आ गई 7। हमको चाहिए सरफेस एरिया, तो जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, एक होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया या फिर हम इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी πrh, 2πrh। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया क्या है, मतलब ये किनारे वाला जितना एरिया है, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया है। पर जब टोटल की बात करते हैं तो ये तो रहेगा ही कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, तो 2πr² ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2πr, कॉमन लेंगे तो h+r, ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा एरिया पूछा जा रहा है हमसे। तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2πrh, ठीक है। 2 पाई की जगह हम पुट करेंगे 22/7, मल्टीप्लाई, रेडियस का वैल्यू है 7 और हाइट जो है हमारा है 38, 7 से 7 गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सबको, तो ये 2, यहाँ से एक 2 ले लेते हैं 4, और यहाँ से ले लेते हैं 38, तो 38 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 4 = 32, कैरी 3, 4 × 3 = 12 और 3 15, इसको 11 से कर देते हैं, तो ये आ गया 2, 5, 7, 6 और 1, 1672, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है हमसे कर्व सरफेस एरिया ना पूछकर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। वैसे तो जहां पर भी जब क्लियर ना हो तो हमेशा हम
टोटल सरफेस एरिया ही पहले निकालेंगे, पर ठीक है हमने दोनों ही निकाल के चेक कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, जो मैंने अभी बताया आपको, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर ब्रैकेट में। तो 2 पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, आर हो गया हमारा 7, और एच है हमारा 38, और आर है हमारा 7, दोनों को जोड़ के हम लिख देते हैं 45। ठीक है, 7 से 7 गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेंगे 4, 45 को 4 से गुणा किया तो 180, 180 को हम 11 से गुणा कर देंगे तो 1980, 1980, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था। तो जहाँ पे भी क्लियर ना दिया हो तो हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। अगला क्वेश्चन ये है 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y, 5x माइनस 2y, ये सॉल्व करना है हमको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई में 5x मल्टीप्लाई में 2y। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि लिखना ना पड़े, टाइम बचे हमारा। 5 दूना 10, दूना 20xy प्लस b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले किसी सवाल में, वैसे भी ये आपको याद होना चाहिए, हम बस यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक माइनस का 20xy या प्लस का 20xy कट गया, प्लस 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर 50x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4x स्क्वायर और है, जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बस 25 का y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। तो जो ऑप्शन में हो वही हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप का सवाल पिछले शिफ्ट में भी था, बताया था मैंने कि इसको कैसे करेंगे। तो जस्ट हम देख लेते हैं 4096। ये मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 10 जो होती है वो कितनी होती है, ये होती है 1024। तो हमें दिख रहा है कि ये साफ साफ इसका 4 गुना है। 4 गुना है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो यानी ये जो 4096 है ये 2 की पावर 12 है। ठीक है, यहाँ तक। फिर है 50625, इसका हमको नहीं पता है तो इसको हम फैक्टर करेंगे। 25 से डायरेक्टली ले जाते हैं क्योंकि 25 से ये डिवाइड हो रहा है। 25 दूना 50। ठीक है, फिर 0 देना पड़ेगा, फिर 2 देंगे, फिर 5। ठीक है, फिर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 अट्ठे 81, फिर इससे 9 बार में चला जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब 25 इंटू 25, 25 का मतलब क्या, 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 5 की पावर 4, और 9 इंटू 9 है यानी 3 की पावर 4। ठीक है, अब अगला ब्रेक करते हैं हम 21952, इसको ब्रेक करते हैं तो इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं हम। 4 चौके 16, सॉरी 4 बचे 20, एक बचेगा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 8 बार में 32, 8 बार में फिर 4 से ले जाते हैं। 4 एक कम 4, 1 4 3 12, 2 28, 2 फिर 4 से ले जाते हैं। 4 3 12, 16, 4 3 12। अब 343 आ गया। हमें पता है कि 343 जो होता है ना, ये 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 की पावर 3 डायरेक्टली लिख देंगे, और ये बचा कितना ऊपर में, ऊपर बचा है 4 की पावर 3। ठीक है, और लास्ट में 33 64, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 33 64 का स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। 5 5 5 का स्क्वायर हो गया 25, 8 बचा 64, 5 का डबल किया 10, यहाँ पे कोई एक नंबर लिख देते हैं जैसे 8 8, तो ये हो जाएगा 864 यानी 58। ठीक है, ये तो हमने रफ में किया। अब हम आते हैं अपने सवाल में।
ये जो है 4096 ये है 2 की पावर 12, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 12 और रूट हटाएंगे तो जो पावर रूट का पावर है 6 वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो 50625 है ये आया था 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो और ये रूट का पावर 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम 5 इंटू 3 लिख देते हैं। फिर अगले में 21,952 है, इसका जब हमने सॉल्व किया तो 4 की पावर 3 और 7 की पावर 3 आई, रूट में भी 3 है तो 3 पावर हट जाएगा तो 4 इंटू 7 बचेगा, और 3364 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 58 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया 2 बार में तो ये 4 हो गया, 4 15 7 चौके 28 और 58। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 14 और 5 19, 19 और ये 58, इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, 8 9 17, 17 और 8 25, कैरी 2 बचा 105, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आसान सा सवाल है ये भी। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है 111 और ए बी दिया हुआ है हमारा 27। हमसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो हमें इतना तो पता है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 111 और ए बी दिया हुआ है 27। अब 2ab निकालना है तो 27 दूना 54, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5 6 165 हो गया। वहीं पे अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 111 दिया हुआ है और 27 दूना 54 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो 11 में से 6 4 गया 7, 57 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमसे पूछा था ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करते हैं और इसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो एक ही बात पड़ गया हमारा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 57 आया है, और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 165 आया है, इसका अंडर रूट, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 112। अब सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, क्योंकि सरफेस चारों तरफ से एक जैसा ही होता है, जो गोला होता है फुटबॉल, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, इसमें वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमसे डायमीटर 112 दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस जो हो गया वो 56 हो गया, इसका आधा। या पुट करते हैं फॉर्मूले में, 56 इंटू 56 लिख दिया, 7 से काटा 8 बार में चला गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 4, यहाँ से एक 2 निकालेंगे, 4 दूना 8 और 8 64, 64 को 56 से करेंगे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। 6 चौके 24, कैरी 2, 6 छके 36 और 5 चौके 20, 46 56 और 2 58, हाथ में लगा 5, 30 और 5 35। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 4 12, 8 5 13 और 1 14, 5 3 8 1 9 3, 39424। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 विल अमाउंट टू 2220 एट द रेट 20% सिंपल। आसान सा सवाल है। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर एकदम आसान सा है तो उतना दिमाग लगाएंगे नहीं हम अपना। 1200 रुपये हम जमा कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल हो गया 1200, रेट है हमारा 20, टाइम ही हमसे पूछा है जो हमें नहीं पता है, और SI क्या है, 1200 रुपये लगाए थे वो बढ़ के हो गया 2220, 1020 उसको एक्स्ट्रा मिला, इंटरेस्ट के तौर पे मिला। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 2 जीरो कैंसिल किया, ये 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से ये 51 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या आएगा 51 डिवाइडेड बाई 12। 3 से कट करते हैं, 3 से गया 17 बार में और ये 4 बार में। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचेगा 2 5, 4.25 ऑप्शन 3। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बेड इज 1600।
विच इज 25% अबव कॉस्ट प्राइस। एमपी कितना है 1600 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25% का क्या मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर सीपी 4 था तो उससे एक ज्यादा एमपी को 5 रखा गया है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू जब 1600 है तो 4 रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको हम काट देते हैं 320 बार में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1280 रुपये। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्केट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1600 रुपये लिखा था, लेकिन 16% डिस्काउंट दिया गया, मतलब 100 का माल 84 में बेचेगा। काट देते हैं 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 चौके 64, कैरी 6 बचा, 16 8 128 और 6 जोड़ेंगे तो 134। कितना का प्रॉफिट हो गया 1280 में खरीद कर 1344 में बेच रहा है, 64 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1280 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से ये जीरो गया, फिर काट देते हैं हम। अच्छा ये 2 गुना ही है इसका, मतलब 2 बार में चल जाएगा, यानी 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमसे ना यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अगर प्रॉफिट पूछता ना तो 64 आंसर होता और हमको इसी मेथड से करना पड़ता, फिर कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं था। लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना तो हम इसको अपने से कर सकते हैं। मान लेते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, अपने से हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज। अब बोल रहे हैं मार्क प्राइस को इससे 25% बढ़ा के रखा गया है, यानी 125 रखे हैं। ठीक है, ये एमपी हो गया। अब उस पर 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब हमको निकालना पड़ेगा कि 125 का 16% कितना निकलेगा। तो 10% तो हमको पता है, या फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में और ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो यानी 125 पे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिए तो बेचे कितना 105 रुपए में। तो 100 का माल 105 में बेच रहे हैं तो परसेंटेज कितना फायदा हो रहा है 5%। ऐसे भी कर सकते हैं, जबकि इस टाइप के सवाल में हमें ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लेट ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइंस। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे बोल रहा है ए बी और ये हमारा सी, ए बी सी डी। उसका एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, इस लाइन का नाम लिख दिया हमने पी क्यू, जो कि ए बी को आर पे और सी डी को एस पे काट रहा है, मतलब ये आर और ये एस। इफ एंगल बी आर पी, ठीक है, बी आर पी देखते हैं कहां पे, बी आर पी यानी ये वाला एंगल 2x + 13 है। एंगल डी एस पी यानी ये वाला एंगल 3x - 22 है। तो एंगल सी एस पी निकालना है, सी एस पी ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, या फिर दो पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल या फिर और ये वाला एंगल। ठीक है, सारा बता देता हूँ जो जो कंडीशन है। दो पैरेलल लाइंस है ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये आपको एंगल की पोजीशन याद रखनी है कि एक क्या है, पहला वाला कंडीशन देखे तो दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, दोनों पे पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ राइट में। या कंडीशन नंबर 2, दोनों में पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड। यहाँ पे 3 नंबर में पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, पैरेलल लाइंस के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट साइड, मतलब दोनों का पोजीशन सेम एंगल्स का। ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है, याद रखना है आपको। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब 2x + 13 ये बराबर है 3x - 22 के। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो x की वैल्यू निकलेगी, ये x हो गया, ये उधर जाएगा तो 35 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 35 होगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 35 × 3 जब करेंगे तो 105
105 में से हम 22 घटा देंगे तो 83। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये पूरा एंगल एक सेमी सर्कल बना रहा है। एक सर्कल पे ये जो एक मतलब जो आधा सर्कल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे, उसका वैल्यू 180 होता है। अगर आधा दूर का 83 है तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो 97 होगा। तभी तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया, उसी टाइप का एक और एंगल होता है जिसको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। वो भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। जैसे अल्टरनेट कि अगर यहाँ पर पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में लिया तो इस तरफ पैरेलल लाइंस के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में लेंगे, ये वाले एंगल। उल्टा अगर यहाँ पे मैंने लेफ्ट में और ऊपर ले लिया तो यहाँ पे हमको राइट में और नीचे लेना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ पे मैंने अगर ये वाला एंगल ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। यहाँ पे अगर ये ले लिया तो ये वाला एंगल। तो ये मैंने जेड वाला भी फॉर्मेशन करके बताया था आपको। तो ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये भी इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। और एक टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल्स है कि ऐसे एक्स बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक को इंटीरियर एंगल होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर हम ये एंगल ले लें और ये एंगल ले लें तो ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 753 किलोमीटर इन 12 आवर्स। ठीक है, एक सेम सिमिलर टाइप का सवाल है, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 2/3 क्या बोला, 2/3 ऑफ इज डिस्टेंस। ठीक है, इसका 2/3 इसको करते हैं हम, ये हो जाएगा 25 1। ठीक है, तो ये आ गया 50। करना था 12 घंटे में, लेकिन टाइम कितना लगा रहा है, 2/3। तो यानी 4 8 घंटे में इतना ट्रेवल किया। बचा कितना है, 4 घंटे टाइम बचा है उसके पास। और कितना दूरी कितना बचा है उसके पास, दूरी बचा है 251। तो हमको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 251 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 62.75, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। मंजीत सैलरी 10,000 प्रति महीने है। ठीक है, ही स्पेंड 6,000 रुपीज। 10,000 में से 6,000 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4,000। 3,000 और खर्च कर देता है रेंट बिल्स पे। ठीक है, तो बचे कितना, 1,000 बचा। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज हिज मंथली सेविंग, ये उसकी सेविंग है। फाइंड हिज सेविंग्स इन अ ईयर इफ द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंड ऑल हिज सेविंग। सिमिलर नेचर का सवाल है जो हम प्रीवियस शिफ्ट में देखा था हमने। 12 महीने होते हैं एक साल में, लेकिन एक महीना जो है वो पूरा खर्च कर देता है, उसका जन्मदिन है, नहीं बचाता है यार, सब खर्च कर दिया उसने। तो 11 महीने ही सेव कर पा रहा है, यानी एक महीने में 1,000 कर रहा है तो साल भर में 11,000 करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 41। तो वैसे तो हम 2 का, 3 का, 5 का, 11, 9 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, याद रखते हैं, पर 41 का याद रखने की जरूरत है नहीं। अगर ये आता है एग्जाम में तो सिंपली हम डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा सही जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम डिवाइड करते हैं 41 से। ठीक है, एक बार में 41, 8 बचा, 3 9, 9 बार में 9, 9 चौके 36, 0 2 5, 5 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही जो होगा हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, चाहे तो हम दूसरा चेक कर सकते हैं पर आएगा नहीं, एक बार में जब आ गया तो वही हमारा सही जवाब होगा। 8 बार में, ठीक है, 51 आ रहा है, ये नहीं जाएगा। उसी तरीके से एक ऑप्शन 4 भी चेक कर सकते हैं, नहीं होगा। एक ऑप्शन आ गया तो आप चेक कर सकते हैं घर पे। The area of a rectangle increased by 8 meter square if length is increased by 5 meter and breadth is decreased by 7 meter. If the length is decreased by 5 meter and breadth is increased by 8 meter, then its area increased by 32 meter square. What is the perimeter of original rectangle? ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हमें जब कुछ ना भी आता हो ना, तभी भी
हमारा जो बेसिक अप्रोच है उसको अगर हम फॉलो करें तो हम काफ़ी सारे सवाल कर ले जाएंगे। लेंथ को एल लिख लिया, ब्रेथ को बी लिख लिया। मान लेते इनिशियल लेंथ एल और बी ही थी, लेकिन जब एल और बी रहेगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एल इंटू बी यानी एल बी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो कुछ नहीं करना। आगे क्या बोल रहा है कि लेंथ इज इंक्रीज बाई 5 मीटर, मतलब लेंथ हो गया एल प्लस 5। ब्रेथ डिक्रीज बाई 7 मीटर, मतलब ब्रेथ हो गया बी माइनस 7। तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो ये एरिया निकल गया। पहले एरिया क्या था? पहले एरिया था एल बी। अब बोल रहा है एल बी जो एरिया था वो 8 बढ़ गया, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, ये बराबर हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या बोला? लेंथ इज डिक्रीज बाई 5, लेंथ में 5 हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, और ब्रेथ में क्या हो रहा है? 8 मीटर का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी ब्रेथ में 8 मीटर का इंक्रीज, तो बी प्लस 8 कर दिया, तो एरिया क्या हो रही है? 33 बढ़ जा रही है, मतलब पहले एरिया थी एल बी, अब 33 बढ़ गई। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करेंगे, एल और बी का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एल बी प्लस 5b माइनस 7l माइनस 35 इज इक्वल टू एल बी प्लस 8। ये एल बी से एल बी कट गया, क्या बचा? 5b माइनस 7l। ये माइनस 35 जब उधर जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो इतना आ गया 43। उसी तरीके से ये दूसरा इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया एल बी प्लस 8l माइनस 5b माइनस 40 इज इक्वल टू एल बी प्लस 33। ठीक है, एल बी और एल बी कट जाएगा यहाँ से भी, फिर क्या बचेगा? 8l माइनस 5b माइनस 40 उधर जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, ये हो गया 73। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इक्वेशन हम एल को समान कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बी तो समान है ही, यहाँ पे भी 5 भी है, यहाँ पे भी 5 भी है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो प्लस का 5 भी माइनस का 5 भी कट जाएगा, 8l में से 7l जाएगा, l बचेगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, या माइनस था इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया, तो ये भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 116 आ गया एल की वैल्यू। तो बी निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट कर देते हैं, 2 में ही पुट कर देता हूँ मैं। एल की जगह पर रख देते हैं हम 116 माइनस 5b इज इक्वल टू 73। तो ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छक्का 48, कैरी 4 8 अच्छा 12 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 12 में 7 गया 5, और ये बच गया हमारा 8। 5 भी बराबर इतना हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 171 आ रहा है। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2l प्लस बी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो जब जोड़ेंगे हम तो ये हो गया 7 8 2 इंटू 2 करेंगे तो 14 16 1 17 4 574। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर जैसा सवाल बोला है वैसे करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। बोला मिस्टर डब्ल्यू ट्रेवल्ड 370 किलोमीटर, 390 और 720, इतना इतना और इतना स्पीड टाइम में, स्पीड्स में। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछिए। तो एवरेज स्पीड जो होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस यही करेंगे। टोटल डिस्टेंस मतलब सारे डिस्टेंस को लिख देते हैं, 370 प्लस 390 प्लस 720। फिर टाइम निकालना है, तो टाइम यहाँ पे ना स्पीड दी हुई है, तो हम एक एक टाइम लिखेंगे यहाँ पे। तो टाइम क्या है? पहले डिस्टेंस था 370 और टाइम है 37, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। उसी तरीके से दूसरा करेंगे, 390 बटे में 5 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7 बार में 35 और 8, और उसी तरीके से 8 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 300 3 600 और 7 1300, और ये हो गया हमारा
90 और 70, 160 और 20, 180, यानी 1480 डिवाइडेड बाई, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 178। ठीक है, इसको जब हम 2 से काटते हैं तो ये चला जाएगा 2 से 8 बार में, 9 बार में, ये 2 से चला गया 740। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए। तो 90 के लगभग है, तो 90, 9 8 72, 8 बार में ले जाते हैं, तो 9 8 72, 7 बचा, ये हो गया 64 और 7 71। ठीक है, 28, तो 8 सही, 28/89, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 230 √3 मीटर हाई टावर। अच्छा, एक टावर है जिसकी लंबाई ना 250 √3 ऐसे है। ठीक है, 250 √3 फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 250 मीटर अवे। ठीक है, ये 250 मीटर अवे है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ऑप्शन 2। कैसे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करते हैं ना, तो 2 तरीके के ट्राइंगल्स, एक सेकेंड, 2 तरीके के ट्राइंगल्स काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं और जिनको हम सवाल में आसानी से कर लेते हैं इजीली। एक जब एंगल 60 होगा, एक जब एंगल 30 होगा, और एक जब एंगल 60 होगा। जब 30 होगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा 1 और √3 होगा, और जब 60 होगा तो √3 और 1 होगा। ठीक है, और वहीं पर जब 45 डिग्री होगा तो 1 और 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेशियो निकाले तो ये 250 कट गया, तो √3 और 1 आ रहा है, तो 60 डिग्री हमारा सही जवाब है। ऐसे भी ऐसे देख सकते हैं, हमें ऐसा ही देखना है एग्जाम में, लेकिन अगर हम भूल गए तो हमें पता है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 250 √3, और बेस कितना है 250, कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या आया, √3। तो tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, तो 60, तो थीटा बराबर आ गया 60। ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए ये याद रखिए। ठीक है, ये वाला केस। अच्छा, इस केस में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 2, ये भी 2, और इस केस में क्या होगा, बताइए आप मुझे रिवाइज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ऑन सेलिंग अ वार्डरोब एट 3,437 रुपए, द वैल्यू ऑफ गेन इज 75% मोर देन द वैल्यू लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग एट कितना इन ऑर्डर टू गेन 50%। अच्छा, ये काफी एक जो पैटर्न है, इस टाइप के सवाल काफी बार आए हैं एग्जाम में, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, रेलवे में भी देखने को मिलते हैं काफी सारे। तो एक तो है होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो बोल रहा है कि एक बार बेचा है कितने में, 3437 में, तब उसको 75% द वैल्यू ऑफ गेन इज 75% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस। ठीक है, बाद में देखेंगे अभी उसको। तो इतना पे जब बेच रहा है तो उसको गेन हो रहा है, इसका मतलब जो 3437 है ये ज्यादा होगा, सीपी जो भी रहा होगा उससे ज्यादा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। आगे बोल रहा है कि जब 3338 में बेच रहा है ना, तो उसको लॉस हो जा रहा है, तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब इससे कम में बेचा होगा कॉस्ट प्राइस से, 3338 इतने में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ना जब पहला कंडीशन था, जब 3,437 रुपये बेच रहा था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, और लॉस क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को x मान लूँ तो पहले केस में हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा, 3437 माइनस एक्स, और दूसरे केस में हमारा लॉस कितना निकलेगा, x माइनस 3338। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये 75% मोर है लॉस के तुलना में। तो यानी ये जो प्रॉफिट है 3437 माइनस एक्स, और ये जो लॉस है, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें या फिर ऐसे लिखें कि 3437 माइनस एक्स ये बराबर है जो लॉस है ना, x माइनस 3338, इससे 75% ज़्यादा, 75% का वैल्यू क्या हो गया, 3/4,
यानी 4 है तो उसमें ज़्यादा लिखना है, तो 7/4 3 ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। तो पहले हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, 4 चौके 16 और 1 17, 4 3 12 और 1 13, माइनस 4x, 7x माइनस 7 8 56, कैरी 5, 7 3 21, 21 और 5 26, कैरी 2, 7 3 21 और 2 23, कैरी 2 फिर 23। ठीक है, अब 7x इधर आएगा तो ये माइनस 7x हो जाएगा, माइनस का 4x है मिलके माइनस 11x हो गया। ये 13,000 उधर जाएगा, 13,748 तो भी माइनस होगा, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पर साइन माइनस रहेगा। ऐड कर देते हैं, 8 6 14, कैरी 1, 6 4 10 1 11, 7 3 10 1 11, 3 3 6 1 7, 2 और 1 3, माइनस और माइनस कट गया, 11 से काटते हैं, 11 3 33, 4 बचेगा, 41, 11 3 33, फिर 8 बचेगा तो 77 4। तो x की वैल्यू आ रही है 33 74। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, गेन करना है 50%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब हमको गेन करना है 50%, 50% का वैल्यू 1/2, यानी 2 का सामान 3 में बेचना है। तो अगर 3374 ये 2 की वैल्यू है तो हमें 3 का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं, 16 8 7, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 2 26, 16 3 48 2 50, 5061, 5061 ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, और जैसे बोलेगा उस हिसाब से हम अपना जो मेथड है, जो अपना प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होती हैं, 2 से ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पे जो पावर है वो 4 है, डिग्री 4 है। ठीक है,
इस तरीके का एक इक्वेशन है, x का पावर 4 माइनस 10x² प्लस 22। हमें पूछ रहा है कि इसके दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसके दो फैक्टर्स करने हैं और उन फैक्टर्स बताना है कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे दो। हमें 4 ऑप्शन दिया, देख पा रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है दोनों। तो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 4 वाला मिलेगा पॉलिनोमियल, ठीक है, ये अलग बात है। हमें बस अभी क्या करना है ना कि इसको कैसे फैक्टराइज करें ताकि हमें इसका जो फैक्टर मिले ये पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो x का पावर 4 का फैक्टराइज करना, माने इसको करने का जो तरीका है, हम क्या करते हैं ना कि x का पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 को मान लेते हैं a, ठीक है, मन ही मन अज्यूम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a² माइनस ये हो जाएगा 10, x² को a माना है तो a प्लस 22। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में जो x², यहाँ पे a है वेरिएबल, तो a² का जो कोएफिशिएंट है यानी 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 का फैक्टर करेंगे, आया 11 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं। तो इन तीनों में से 2 ग्रुप ऐसे बनाना है ताकि माइनस का 10 आ जाए जोड़ने या घटाने पे। तो 11 2 13 में से एक जाएगा 12, 11 में से 3, कुछ भी कर ले हम, माइनस का 10 नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि हम इसको जो नॉर्मल वे में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वैसे हम इसको कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, किस तरीके से अप्रोच करें कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाए। तब हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये हमारा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो वेरिएबल है उसके रूट्स निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले से। b का वैल्यू है -10, b का वैल्यू है -10 और माइनस हमने पहले से दे दिया। फिर है b² यानी -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे है 1। इसको जरा सॉल्व करें अगर हम, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस ये हो गया 100, 22 चौके 88, तो ये बचा 12 डिवाइडेड बाई 2। इसको जरा हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 10 √4, 12 को जो फैक्टर करेंगे तो ये निकलेगा 4 इंटू 3, 4 की जगह 2 रूट से बाहर आ जाएगा, √3 अंदर बचेगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा +-5 प्लस √3। तो यानी a के 2 वैल्यूज निकले, एक निकला हमारा a बोल सकते हैं या फिर a को हमने क्या अज्यूम किया था, x², तो x² के 2 वैल्यूज निकले, एक 5 प्लस √3 और एक निकला 5 माइनस √3। तो यही हमारे 2 फैक्टर्स होंगे इसके। एक मतलब ऐसे लिख सकते हैं x² बराबर 5 प्लस √3 और ऐसे लिख सकते हैं एक x² इक्वल 5 माइनस √3। तो यहाँ से x², ये सबको इधर लेके आएंगे LHS में तो ये हो जाएगा, और यहाँ जब करेंगे ये होगा। तो ये 2 हमारे फैक्टर्स हो गए, 5 माइनस √3 x² माइनस ये एक फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम पूरे बेसिक से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये तो बेसिक है, इस तरीके से हमें आना ही चाहिए, लेकिन हम ऑप्शंस के थ्रू भी इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एग्जाम अप्रोच करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। क्या कि सिर्फ हम अपना कांस्टेंट टर्म देखेंगे, क्या है 22 है प्लस का 22, तो हम इसके जो कांस्टेंट टर्म्स है ना इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4² माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 में से 3 गया 13, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा देखेंगे तो 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, तो 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 जाएगा 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 3 यानी 22, तो ऑप्शन 4 ही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बेसिक से भी करेंगे तो वही आंसर आ रहा है, और इस तरीके से हम ऑप्शन से, इस तरीके से ये ज़्यादा जो सही अप्रोच है, क्योंकि इसमें एग्जाम में कम टाइम हम कंज्यूम करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, टाइम एंड वर्क का एक अच्छा सवाल है
कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट, पाइप ए 18 मिनट में भर देता है। बी कैन एम्प्टी इट कंप्लीटली, बी खाली कर देता है 27 मिनट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लिया 54, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 3, बी की आ गई 2। आगे क्या बोल रहा है, पाइप ए इज ओपन एंड आफ्टर 6 मिनट्स पाइप बी इज ऑल्सो ओपन। तो शुरू में तो पाइप ए ही खुला रहा 6 मिनट तक, तो 1 मिनट में अगर 3 काम करता है तो 6 मिनट में 18 काम कर देगा, ठीक है। तो बचा कितना, रिमेनिंग बोल रहा है, बचेगा कितना, 54 में से 18 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 36। अभी 36 काम जो है ए और बी दोनों मिल के कर रहा है, क्योंकि बाद में बी को भी खोल दिया गया, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी जो है टंकी को खाली कर रहा था, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 की रफ्तार से 36 काम करना है तो 36 मिनट लगेगा, ठीक है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 2% ऑफ 50% ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का पहले 50% निकाले। मान लेते कोई नंबर 100 है, उसका 50% आया 50, फिर उसका निकालेंगे आगे हम 2%, तो 50 का 2% निकालेंगे तो ये हो गया 1। तो ये 1 ओरिजिनल का कितना परसेंट है, अगर देखा जाए तो 100 का 1 कितना परसेंट, 1 ही परसेंट है। ऑप्शन नंबर 3। मॉड निकालना है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का मॉड वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, ठीक है। अगर हम 7 को देखें तो 7 1 बार, 2 बार, 2 ही बार है। 3 को देखें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार है, तो मैक्सिमम टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, इसीलिए 3 ही हमारा मॉड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3, ठीक है, ऑप्शन 3। मॉड और मीडियन दिया हुआ है 89.7 और 32, हमको मीन निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इस तरीके का सवाल ऑलरेडी हर शिफ्ट में आता है, देख चुके हैं हम। मॉड दिया 89.7, 3 इंटू मीडियन दिया है हमारा 32 और मीन निकालना है। मीन को एक्स लिख लेते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आप लोग निकालिए खुद से और कमेंट करके बताइए कि एक्स का क्या वैल्यू आया है। मैं ऑप्शंस में इसका सही जवाब भी लिख दूंगा। तो इस शिफ्ट में बस 29 क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट कीजिए, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में समझा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।